हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप से रिलेटेड। जो अभी तुर्की में, जो पहले तुर्की था आपको पता है, उसका नाम बदल के तुर्की हो गया है। तो ये हमारा टर्की है जो पहले तुर्की था। एक चीज़ और, कुछ जगहों को देख लीजिए। ये टर्की है, इसके बगल में यहाँ सीरिया है, इधर इराक है। तो इन सब जगह पे खतरा, इसके बाद लेबनान है, इज़राइल है। तो इन सब जगह पे जो खतरा है ना, वो मंडरा रहा है। बहुत जल्दी अमेरिका की तरफ भी बढ़ने वाला चांस है। अब सवाल ये उठता है, सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो टर्की में या तुर्की में जो भूकंप आया, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण अभी हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। आराम से इसको देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो है रेली तरंग। वो लव वेव नहीं है, वो है रेली तरंग। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम बात करेंगे। देखिए कंडीशन यहाँ हुआ क्या। ये जो अभी तुर्की जो जगह है, देश है, ये यहाँ पे टर्की है। अभी टर्की है, सुनिए। टर्की जो है, इस टर्की में क्या हुआ, 7.8, ये भी हम सब एक एक चीज़ बात करने वाले इस वीडियो में। 7.8 रिक्टर पैमाने पे भूकंप आया और एक अच्छा खासा समय तक रहा। कहा जाता है 15,000 प्लस लोग अभी तक ऑफिशियली मारे जा चुके हैं। अभी सैकड़ों की लाश इधर उधर है जो अभी डाटा में नहीं आई है। जैसे तुर्की के बाद फिर सीरिया, लेबनान, इज़राइल तक की धरती हिल गई है। डर है कि ये आगे बढ़ सकता है। ये तुर्की में जो घटना हुई है वो 1939 के बाद इतनी बड़ी घटना है। 1939 में जब आया था तो लगभग 30,000 लोग उस समय भी मारे गए थे। अब सवाल है कि आखिर टर्की के साथ ऐसा क्यों हुआ। टर्की, अभी जो तुर्की में भूकंप आया है, इसको समझने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक्स, इसकी एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, उस पर आपको ध्यान देना होगा। अभी ये जो टर्की है, ये 3 प्लेटों के बीच में फंसी हुई है। टर्की 3 प्लेटों के बीच में फंसी है, इसके कारण इसकी ये अभी दुर्दशा हुई है। उसमें एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट है। दूसरा, इसको ऐसे ओवरऑल आप अगर प्लेट्स को देखें तो यूरेशियाई प्लेट का एक हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा जो है ये अफ्रीकन प्लेट का यहाँ पर है, और तीसरा अरेबियन प्लेट का है। ठीक है, तो यानी 3 हिस्सा जो है, पहला है यूरेशियाई, दूसरा है और अफ्रीकी, और तीसरा अरेबियन। इन 3 प्लेट्स के बीच में ये फंसा है। तुर्की का मैक्सिमम हिस्सा जो है अनातोलिया टेक्टोनिक प्लेट्स का बीच में फंसा हुआ है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये प्लेट्स है क्या, इसको भी क्लियर करेंगे। तो ये जो 3 प्लेट्स, यूरेशियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट के बीच में ये बसा है, इसमें जो अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट है, ये दोनों प्लेटें शिफ्ट होती है। जब ये शिफ्ट होने लगती है ना, तो तुर्की एक तरह से सैंडविच की तरह। सैंडविच क्यों कहा गया है, क्योंकि एक ये वाला प्लेट, एक ये वाला प्लेट और एक ये वाला प्लेट। ठीक है, ये प्लेट में जब भी मूवमेंट होता है तो ये थोड़ा इधर पुश की तरह दबाव डालता है। ये यहाँ पे प्लेट है ही है, तो उसके कारण टर्की को ये दिक्कत होती है, और अंदर से एक एनर्जी आती है और ये भूकंप में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो अभी तुर्की में भूकंप आया, वो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया है। एनाटोलिया का पठार आपको पता है ना, अनातोलिया का जो पठार है तुर्की में है, तो अनाटोलियन फॉल्ट लाइन पर आया है। अब ये लाइन को समझने से पहले हमें एक चीज़ और देखना होगा कि ये प्लेट्स क्या है। तो इसको देखिए, ये सब प्लेट्स है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी जो धरती है, जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसको आप स्थल मंडल कहते हैं, इसको अगर ऐसे देखिए तो ये ऊपर का क्रस्ट है, नीचे का क्रस्ट है। ये क्रस्ट को अगर हम मिला दें तो ये जो क्रस्ट है, इसको स्थल मंडल कहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, हमारा घर बनता है, या जो भी समुद्र है, नदी है, जो भी चीज़ें हैं, ये स्थल मंडल है। और ये जो स्थल मंडल है, ये कई टुकड़ों में बटा है। होता क्या है कि हमें, मतलब इसमें होता ये है कि हमें पता नहीं चल पाता। अब सवाल है कि हमें पता क्यों नहीं चल पाता। तो हमें पता इसलिए नहीं चल पाता कि ये एक बड़ा बड़ा टुकड़ा है। तो ये बड़े टुकड़े मूव करते हैं, ये बड़े टुकड़े एक जगह पे नहीं रहते। अब ये मूव कहाँ करते हैं,
तो अपर मेंटल में यहां पर आपको मिलेगा मैग्मा चैम्बर। इसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, इसको दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इस दुर्बलता मंडल के ऊपर ये हमारा क्रस्ट प्लेट के रूप में तैरता रहता है। मन में एक और सवाल आएगा कि आखिर ये प्लेट्स क्यों तैरता है ना, ये सवाल आएगा ना। इसके पीछे कारण है उस मैग्मा चैम्बर से निकलने वाली संवहनीय तरंग। संवहनीय तरंग जिस डायरेक्शन में जाएगी, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में तरंग जा रही है तो प्लेट्स इधर जाएगी, एक प्लेट इधर जाएगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे इसको देखिए। इसीलिए प्लेट्स की लगभग 3 तरह के डायरेक्शन होते हैं। एक अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट जाती है, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। एक सामने सामने प्लेट टकराती है, दैट इज विनाशात्मक डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। एक होता है कंजर्वेटिव मार्जिन। तो इन मार्जिन्स के कारण प्लेटें, और प्लेट चल क्यों रही है, क्योंकि मैग्मा चैम्बर से गैस निकल रहा है, उसके कारण उस पर दबाव होता है तो प्लेट मूव कर जाती है। प्लेट मूव करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये मेन तरीका है। मूव्स प्लेट का आप देख रहे हो, ये 3 तरीके से प्लेट मूव करती है। और इस प्लेट्स के मूव करने के कारण वोल्केनो भी आता है और अर्थक्वेक भी आता है। मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया तो आ गया, फिर वहां से वो चीजें असर डाली। ये है प्लेटें। लगभग 100 के आसपास प्लेटें खोजी जा चुकी है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ये सब मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है। स्कॉटिया, नजका, ये सब कैरेबियन, ये सब छोटी प्लेटें हैं। तो बड़ी प्लेटें छोटी प्लेट मिला के 100 अभी तक खोजा गया है, और भी अनुमान है। ये प्लेट्स जब नीचे से हिलती है ना, 1-2 नहीं, सैकड़ों परमाणु बम के बराबर इसको ताकत मिलता है। ठीक है, मैंने बहुत हैवी एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा। और ये जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, तरंग के रूप में फैलती है। इस एनर्जी में को हम पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पहला स्टेप होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ग्राउंड वेव्स। ये ग्राउंड वेव्स के अंदर जो भूकंप आता है, ग्राउंड वेव्स के अंदर जो भूकंप आता है, वो भूकंप पी वेव और एस वेव के रूप में होता है। जो यहाँ से भूकंप निकलता है ना, वो पी और एस वेव के रूप में होता है। पी वेव एक तरह से स्प्रिंग के फॉर्म में चलता है, ऐसे। ठीक है, स्प्रिंग के फॉर्म में चलता है वो। एस वेव जो है वो इस तरह से लहरदार उसका डिजाइन होता है चलने का। पी वेव को हम प्राइमरी वेव कहते हैं। प्राइमरी वेव इसलिए कहते हैं कि पी वेव सबसे पहले धरातल पे महसूस किया जाता है। इसकी स्पीड भी सबसे अधिक होती है। ये लिक्विड में भी चल सकता है, सॉलिड में भी चल सकता है। सॉलिडिटी जितनी बढ़ेगी, यानी ठोसपन जितना बढ़ेगा, इस पी वेव का स्पीड उतना ही अधिक होगा। एस वेव जो होता है वो केवल सॉलिड में चलता है। लिक्विड में जाते ही एस वेव गायब हो जाता है। इसीलिए एस वेव का शैडो जोन पी वेव से ज़्यादा होता है। एस वेव का शैडो जोन 103 से 103 के बीच में होता है। 103 का शैडो जोन का मतलब वो इलाका जहाँ पे वेव नहीं पहुँच पाता। तो एस वेव और पी वेव। एक और दूसरे तरीके से डिवाइड करते हैं, वो है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप को कहते हैं सरफेस वेव। ये जो सरफेस वेव होता है ना, इसको हम 2 तरीके से इसको भी हम दिखाते हैं। सरफेस वेव से ही सबसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि ये जितने घर मकान गिरना, ये सब जो भी आप देखते हो ना, ये सरफेस वेव का कमाल है। ये सरफेस वेव 2 तरह का होता है। एक है रेली वेव, एक है रेली वेव। ठीक है, इसको रेली कहते हैं, रेली वेव। और दूसरा होता है लव वेव। लव महोदय ने खोजा था, इसीलिए इसका नाम है लव वेव। ये जो रेली वेव है, इसका क्या है कि समुद्र में जिस तरह से लहर हिलता है ना और आगे बढ़ता है, तो उस तरह से ये चलता है। यानी एकदम होल, मतलब यहाँ पे निकला ना, तो ये चारों तरफ लहर फैल जाता है, एकदम चक्र की तरह ये चलता जाता है। जिस तरह से आप पानी में पत्थर मारते हैं, मान लो ये पानी है, पत्थर मारेंगे तो कैसे ऐसे ऐसे हिलने लगेगा ना, उस तरह से ये हिलता है। और एक तरह से मतलब ऐसा फील कराएगा जैसे ज़मीन को जोतता हुआ जा रहा है। यानी बहुत ही भयंकर ये होता है, और तबाही बहुत ही बुरी तरह से ये मचाता है। दूसरा होता है लव वेव। लव वेव क्या है ना, सरफेस पे आएगा ना तो ऐसे हिलाता हुआ चला जाएगा, सांप की तरह चलता हुआ चला जाएगा। इससे तबाही कम मचती है। तो ये जो रेली वेव था ना, पत्थर में पानी मार के हिलने वाला,
ये रेली वेव से ही तुर्की में इतना ज़्यादा तबाही मचा है। तो आप समझ रहे होंगे कि रेली वेव क्या होता है। रेली लहर ने ही ये तबाही मचाई है। अब सवाल है कि 7.8 पर भूकंप आया है, ठीक है। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसका स्टडी किया है। इन्होंने कहा कि इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब है 7.8 में लगभग 32 पेटा जूल का एनर्जी रहता है, और ये एनर्जी जो है न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों के 4 दिन के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से भी ज़्यादा है। आप सोच सकते हो कितना पावर निकलता है। तो ये बहुत अधिक होता है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि मान लो कि 7 रिक्टर पैमाने पे भूकंप अगर आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिरोशिमा में जो परमाणु ब्लास्ट हुआ था उससे भी 32 गुना ज़्यादा एनर्जी। अब आप सोचिए ये भूकंप के झटके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखिए 7.8 का भूकंप ऐसा नहीं कि पहली बार आया है। 7.8 का जो भूकंप है वो 1939 में तुर्की में भी आ चुका है। उस समय भी लगभग 30,000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा 7.8 का भूकंप 2013 में पाकिस्तान में आया था, 825 लोग मारे गए। नेपाल में भी इसी तरह के झटके आए थे, लगभग 9,000 लोग मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि झटके आते हैं और लोग नहीं मरते हैं, मरते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ये भूकंप कहाँ आया। अगर मान लो जहाँ पे डेंसिटी कम है तो वहाँ कम लोग मरेंगे, जहाँ डेंसिटी अधिक है वहाँ अधिक लोग मरेंगे। तो ये स्थिति है। अभी हुआ क्या, और तुर्की के साथ और क्या हो रहा है कि अभी कहा यह जा रहा है कि तुर्की की जो ज़मीन है ना वो 3 फीट तक खिसक गई है, ऐसा माना जाता है। अब कहो कि ये ज़मीन भी खिसक गया, तो ज़मीन खिसकना कोई नई बात नहीं है। भूकंप आता है तो इस तरह की चीज़ें देखी जाती है। कुछ स्टडी ये कह रही है कि 3 नहीं, लगभग 10 फीट तक ये ज़मीन जो है वो खिसक चुकी है। अब सवाल उठता है कि 7.8 का भूकंप था, भूकंप तीव्रता वाला भूकंप था, 1 मिनट तक रहा, 60 सेकेंड का मतलब समझो ना कि भयंकर तबाही। मतलब भूकंप 7.8 का और 1 मिनट तक टिक गया ना, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसा कहा गया कि यहाँ पे 3 मीटर तक ये खिसक गया है। और खिसकने का कारण क्या है? खिसकने का कारण है यूरेशियाई और अफ्रीका का जो प्लेट है उसके बीच में तुर्की का फंसा होना। भूकंप आया ना तो दोनों जो प्लेट है ना, दोनों प्लेट्स लगभग 225, दोनों प्लेट्स जो है ना 225 मील तक खिसक गई। इससे जमीन में बदलाव आ गया और भूकंप के तेज होने के चलते ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स की गतिविधियां ज़्यादा भीषण हो गई, ठीक है। और 3 मीटर खिसकने के कारण क्या हुआ कि अब जो बिल्डिंग्स हैं, पानी की पाइपलाइन है, नदी का जो डायरेक्शन है, इसके भी बदलने के चांसेस है। इसके भी चांस है कि ये भी बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तुर्की के अंदर देखी गई है और लगभग 15,000 से अधिक लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और माना ये जा रहा है कि यदि भूकंप की तीव्रता से ज़मीन खिसकी है, जो कि स्टडी के अंदर देख लिया गया है अभी इनिशियल स्टेज में, तो फिर और भी इसके कई सारे दुष्परिणाम और भी देशों में इसका फैलाव उससे देखा जा सकता है, क्योंकि प्लेट जगह से हिल चुकी है। और जब एक प्लेट मान लो यहाँ हिल जाएगी तो फिर दूसरे प्लेट को भी तो एडजस्ट करना होगा कहीं ना कहीं, फिर तीसरे को भी करना होगा, चौथे को भी करना होगा। तो इसके कारण कुछ प्लेट्स में हलचल कुछ दिनों तक देखने को आ सकता है। ये भी अनुमान लगाया गया है कि इन फ्यूचर यानी भविष्य में भारत को भी, भारत का जो उत्तरी भारत है, इसको भी एक बहुत भयानक झटका झेलना पड़ सकता है। तो अभी जो तुर्की का रेली भूकंप के कारण, रेली तरंग के कारण जो नुकसान हुआ, ये नुकसान आपको समझ में आ गया होगा। प्लेट्स क्या होती है वो समझ में आया होगा। इसके अलावा प्लेट्स तैरती कैसे हैं, उसका डायरेक्शन कैसे होता है, पी वेव, एस वेव, एल वेव एंड रेली वेव भी आप समझ गए होंगे। तो ये पूरा जो सिनेरियो है तुर्की का, वो पूरा सिनेरियो यही बनता है। और इससे इन फ्यूचर आगे के और भी जो देश हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो होपफुली कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।